हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका, दोस्तों का? ठीक है। आज काफ़ी अरसे बाद मैंने अपने जो चैनल है उसके लिए ये वीडियो बनाई, और आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू हुआ जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से डॉक्टर मज़हर अब्बास गोंदल, जिनका ताल्लुक हिस्ट्री डिपार्टमेंट से है, उनका एक यूट्यूब के ऊपर सेशन हुआ शकील चौधरी के साथ, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, जिसमें उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर तारीख़ नवीसी है उसके ऊपर जो सवालात हैं, जो क्वेश्चंस हैं जो रेज़ किए जाते हैं, उनका ब्रीफली आंसर देने की कोशिश की है। मैं वो इंटरव्यू जो है उनकी इजाज़त से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो मेरे देखने वाले, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, या जो और दोस्त अहबाब हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये इंटरव्यू ज़रूर सुनें, जिसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर तारीख़ नवीसी के हवाले से जो खला है, उसको फिल करने के लिए जो जो पैरामीटर की हमें ज़रूरत है, जो जो हम कर सकते हैं उसकी बेहतरी के लिए हम वो करें। तो आप ये वीडियो देखें। द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ फैसलाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर मज़हर अब्बास गोंदल साहब। गोंदल साहब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हिस्ट्री के उस्ताद हैं। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी और फिर शंघाई यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, और द न्यूज़ में रेगुलरली लिखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आज बात करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में जिस तरह से तारीख पढ़ाई जाती है उस पर बहुत क्रिटिसिज्म होता है। मसलन डॉक्टर आयशा जलाल ने, जिनके बारे में डॉक्टर मलिहा लोधी ने जब वो एम्बेसडर थी यूएन में, ये कहा था कि शी इज द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान। तो उनका ये कहना है कि what is being taught in Pakistan is not history as a discipline but as an ideology। तो आप क्या कहेंगे इस ऑब्जर्वेशन के बारे में? जी शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और जाहिर है कि डॉक्टर आयशा जलाल जितना बड़ा नाम, जितनी बड़ी हिस्टोरियन है, तो उन्होंने इस तरह का अगर ऑब्जर्वेशन दी है तो डेफिनेटली उसके पीछे बहुत सॉलिड रीजंस भी हैं। मैं उनके साथ एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ जो हिस्ट्री लिखी जा रही है और पढ़ाई जा रही है, पर्टिकुलरली जिसमें हम कहते हैं कि स्टेट पैटर्नाइज्ड है, वो आइडियोलॉजी ड्रिवन है। कि उसमें हम हिस्ट्री को नहीं देखते, बल्कि हम उसमें ये देखते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ जो है वो हमारी आइडियोलॉजी की सपोर्ट कर रही है, कौन सी जो है वो हमारे नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है। वही वाली चीज़ें हम जो है उसमें शामिल करते हैं और वो हम पढ़ाते हैं। और जो चीज़ें हमारी आइडियोलॉजी को, हमारे नैरेटिव को चैलेंज करें या रेजिस्ट करें, तो हम उनको एक्सक्लूड करते हैं। तो इसके बारे में हेगल ने बड़ा एक अच्छा वो काम किया, और अक्सर लोग उनका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। मैंने भी अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है इंडिया रिव्यू के अंदर, जिसमें टेक्स्ट बुक्स जो हिस्ट्री के हैं उनका मैंने एनालिसिस किया और कंपैरेटिव एनालिसिस किया है ज़िया और मुशर्रफ रिजीम्स का, कि उसमें हमारे यहाँ किस तरह की हिस्ट्री जो है वो लिखी जाती है और किस तरह की पढ़ाई जाती है। तो उसमें हेगल की जो एक अप्रोच है वो है टेलियोलॉजिकल अप्रोच या सिलेक्टिव अप्रोच। तो उसमें वो कहता है कि जो हिस्टोरियन है वो डिफरेंट जो 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 अदवार हैं, डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटीज हैं, हमारे पास ढेर सारी ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। लेकिन वो उनमें से वो वाले अदवार, वो वाली पर्सनैलिटीज, वो वाले इवेंट्स वो चूज करेगा जो उसके आर्ग्यूमेंट को, जो उसके नैरेटिव को, जो उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और वो चीज़ें जो उसकी आइडियोलॉजी को, नैरेटिव को या आर्ग्यूमेंट को अपोज़ कर रही हैं या चैलेंज कर रही हैं, वो उनको वहाँ से हटा देते हैं, उनको मेंशन तक नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ क्या होता है कि पंजाब की हिस्ट्री की अगर हम मिसाल लेते हैं, तो उसमें अक्सर औक़ात हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वहाँ पे आपको महाराजा रंजीत सिंह का दौर या तो नज़र नहीं आएगा, अगर नज़र आएगा तो उसमें ये लिखा होगा कि उसने मस्जिदों को अस्तबल बना दिया, उन्होंने मस्जिदों में नमाज़ें नहीं पढ़ने दी, या मतलब इस तरह का करके पोर्ट्रे करते हैं। और दूसरी एग्ज़ाम्पल उसमें ये है कि 1947 में भी पार्टीशन हुई, 1971 में भी पार्टीशन हुई।
47 में इंडिया पेरेंट स्टेट था और हम इमर्जेंट स्टेट थे पाकिस्तान। 71 में ऐसा होता है कि वहाँ पे हम पेरेंट स्टेट होते हैं पाकिस्तान, जबकि बांग्लादेश इमर्जेंट स्टेट होता है। तो हम दोनों पार्टीशंस को मेंशन करते हुए उसमें हम कोशिश करते हैं जो 47 की पार्टीशन है, उसको हम ज़्यादा स्पेस देते हैं। वहाँ पे हम कहते हैं कि हम विक्टोरियस हैं और बड़ी कुर्बानियाँ दी और एक अच्छा खासा स्पेस देते हैं और बहुत ज़्यादा लिखते हैं। जबकि 71 की पार्टीशन को हम नॉर्मली या तो मेंशन नहीं करते, अगर हमने मेंशन करना है 2 से 3 सेंटेंसेस से ऊपर नहीं जाते और उसमें हम कहते हैं कि उसमें जी जो बंगाली थे, उनको हिंदू टीचर्स मिले, उन्होंने वर्गलाया और फिर इंडिया ने बाद में रोल प्ले किया, तो बस वो हमारे साथ ज़्यादती उसमें अमेरिका का भी थोड़ा बहुत हाथ है या रशिया का हम कह देते हैं कि उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, अमेरिका ने और रशिया ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया। तो हम इस तरह की चीज़ें लेते हैं या फिर थर्ड एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि उसमें एक हमारे पास है कि 2 मुगल एम्पायर हैं, एक उसमें औरंगज़ेब आलमगीर है और दूसरे उसमें अकबर हैं। अब उसमें औरंगज़ेब आलमगीर को हमारी हिस्ट्री के अंदर मेंशन किया जाता है और उनको अच्छी खासी स्पेस दी जाती है, जबकि अकबर को हम वो वाली स्पेस नहीं देते या मेंशन नहीं करते। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अकबर थोड़ा सेकुलर किस्म का किंग था, एम्परर था, जबकि जो औरंगज़ेब है वो हमारी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है और अगर हम उसको मेंशन करेंगे तो डेफिनिटली वो हमें सपोर्ट करेगा। तो डॉक्टर आयशा जलाल के साथ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो हमारे यहाँ हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वो सिलेक्टिव किस्म की हिस्ट्री हम लिखते हैं और फिर वही हम बच्चों को पढ़ाते हैं और उसका पर्पस बाकायदा तौर पे हमें ये बताया जाता है, हमने एक ऐसी जनरेशन पैदा करनी है या हमने एक ऐसी नेशन पैदा करनी है, जो लॉयल हो, पैट्रियट हो, जिसके अंदर पाकिस्तानियत या पाकिस्तान से मोहब्बत का जज़्बा भरा हो। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि अगर हम क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़ाएँगे, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि लोगों के अंदर पाकिस्तानियत नहीं है, पैट्रियटिज़्म नहीं है, लॉयल्टी नहीं है या पाकिस्तान से मोहब्बत का जज़्बा नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये है कि क्रिटिकल हिस्ट्री आप पढ़ाएँगे तो लोगों को पता चलेगा कि हमने पास्ट में ब्लंडर मारे थे। हमने उन ब्लंडर से सीखना है। हम उनको फ्यूचर में जाके रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए एक कोटेशन है हिस्ट्री के अंदर, वो कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मेरा ख़्याल ये है कि ये इनकम्प्लीट है कोटेशन। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फॉर दोज़ हू आर स्टूपिड। उसकी मिसाल कुछ मैं ऐसे दूँगा कि अल्लाह ना करे किसी का हाथ लगता है एक नंगी तार को, बिजली का तार होता है उसमें करंट लगता है उस बंदे को या कहीं पे आग लगी होती है उसके हाथ को या जिस्म के किसी हिस्से को वो आग थोड़ा-सा टच करती है, तो वो बंदा पीछे हट जाएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। इफ ही इज़ अ वाइज़ पर्सन, वो दोबारा उस नंगी तार को हाथ नहीं लगाएगा, वो आग के करीब नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता है कि मैंने इससे बचना है। तो गलतियाँ या ब्लंडर्स फिर वही मारेंगे जो स्टूपिड होंगे, तो उनके लिए हिस्ट्री जो है वो रिपीट करती रहती है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा गोयल साहब। अब देखिए, अगर हमने 1947 में जो मज़ालिम हुए और जिसका शिकार तमाम कम्युनिटीज़ हुई, हिंदू भी हुए, सिख भी हुए, मुसलमान भी हुए, लेकिन हम जो है अपने बच्चों को सिर्फ ये बताते हैं कि मुसलमानों के साथ ज़ुल्म हुआ। हम उन्हें ये नहीं बताते कि हिंदुओं और सिखों के साथ भी बहुत ज़ुल्म हुआ। तो उसकी वजह से हमने बहुत सारी वो गलतियां जो 1947 में की, वो 1971 में भी हमने की। कि वो सीन हमने फोटोग्राफ वो भी देखे हैं कि वो धोती उठा के चेक किया जा रहा है कि बंदा जो है ये सरकमसाइज्ड है कि नहीं है, हिंदू है या मुसलमान है। तो इस तरह की एक मिसाल और मेरे जहन में आती है। डॉक्टर सफदर महमूद जो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी, उनका पीएचडी का थीसिस था मुस्लिम लीग का दौरे हुकूमत। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसमें दो इतनी बड़ी बड़ी ग्लेयरिंग ओमिशंस हैं कि मुझे हैरत हुई कि उनको पीएचडी की डिग्री दे दी गई और उनके सुपरवाइजर ने उनकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं मबजूल कराई। एक तो भाबड़ा का जो मैसेकर था, चारसद्दा के पास एक गांव है भाबड़ा, बाबड़ा भी कहते हैं उसको, बाबड़ा वहां भी पे कहते हैं। खुदाई खिदमतगारों ने जुलूस निकाला खान अब्दुल गफार खान, जिनको बाचा खान कहा जाता है, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। तो वहां पे पुलिस ने बेईमाना तरीके से कुछ 600 के करीब खुदाई खिदमतगारों को मौत के घाट उतार दिया। उसका कोई जिक्र नहीं है उनके इस थीसिस में। और दूसरा जो है जोगिंदर नाथ मंडल का जो इस्तीफा था, जिस बेबसी के आलम में उन्होंने इस्तीफा दिया, उससे पहले मशरकी पाकिस्तान में 10,000 हिंदू जो है वो मारे जा चुके थे और वो बिल्कुल हेल्पलेस थे।
तो ये चीज भी उनके उस पीएचडी के थीसिस में शामिल नहीं थी, या कम से कम जो किताब की सूरत में उन्होंने पब्लिश किया उसमें ये चीज नहीं थी। तो क्या हम सिलेक्टिव हिस्ट्री पढ़ाकर इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स पैदा कर सकते हैं? अब बाकी देखिए, बाकी दुनिया में तो ये है कि भाई हिस्ट्री ऐसी पढ़ाई जाए, ऑनेस्टली पढ़ाई जाए कि लोग उससे सीख सकें। हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें नजरिए के मुताबिक हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए। मसलन मेरे एक दोस्त एमफिल का थीसिस कर रहे थे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, तो उनको उनके सुपरवाइजर ने कहा कि राना साहब, इसमें सोहरवर्दी की जो इंडिपेंडेंट बंगाल वाली स्कीम थी ना, उसका जिक्र ना कीजिएगा। अब मैं सोच रहा था कि वेस्ट की किसी माठी से माठी यूनिवर्सिटी में भी अगर वो थीसिस ये कर रहे होते तो सुपरवाइजर उनको कभी इस तरह की हिदायत ना देता, वो ये कहता कि कोई अहम चीज रह ना जाए। तो हम क्यों इतना इनसिक्योर फील करते हैं कि हम हिस्ट्री को ऑनेस्ट तरीके से नहीं पढ़ाना चाहते? आपने स्टार्ट में जिक्र किया डॉक्टर आयशा जलाल का, और आप उसमें आपने मलिया लोधी साहिबा का कहा कि उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी हिस्टोरियन पैदा की। लगता है कि वो हिस्टोरियन पाकिस्तान ने पैदा की है। जैसा भी आपने जिक्र किया डॉक्टर जी सफदर महमूद, उनके थीसिस का जिक्र किया, अभी आपने राना साहब के थीसिस का जिक्र किया, तो जब इस तरह की हम तारीख पढ़ाते हैं या रिसर्च करवाते हैं तो हमें लगता है कि हम आयशा जलाल जैसी हिस्टोरियन पैदा कर सकते हैं। नहीं, हम उस तरह की हिस्टोरियन पैदा नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमें डिक्टेशंस होती हैं, हमें डायरेक्शंस होती हैं कि आपने ये वाली चीज़ें थीसिस में मेंशन नहीं करनी। अगर आपने इसका ज़िक्र करना है तो आपने नेगेटिवली उसको पोर्ट्रे करना है, आप उसका पॉज़िटिव ज़िक्र नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी कभी हमारे आप पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर देखें या हिस्ट्री के अक्सर बुक्स के अंदर देखें, तो जब मंदिर की बात होती है, हिंदुओं के मंदिर की बात होती है, तो उसको डार्क, डर्टी, एक तंग नज़र प्लेस के तौर पे उसको पोर्ट्रे किया जाता है। और वो ऑन द अदर हैंड जब कहीं पे मस्जिद का ज़िक्र होता है, चाहे वो सुन्नियों की मस्जिद है, बरेलवियों की, वहाबियों की, देवबंदियों की, मतलब हमारे यहाँ तो मस्जिदें भी मसलक की हैं। तो लेकिन मस्जिद का ज़िक्र होता है तो वो आपको ब्राइटनेस की, एक वो सक्सेस की या इस तरह की कोई आपको पोर्ट्रे करके दिया जाता है। देखिए वर्शिप प्लेसेस होती हैं, चाहे वो हिंदुओं की हैं, चाहे वो सिखों की हैं या मुस्लिम्स की है। वो हर एक का अकीदा है और हर एक का नज़रिया है। तो हर एक को वो है कि वो जाके अपनी उन वर्शिप प्लेसेस में जाके अपनी वर्शिप कर सकें। तो हमें ये कोई हक नहीं है कि हम उसको इस तरह से पोर्ट्रे करें, ठीक है? अब हम इस तरह की हिस्ट्री लिखते भी हैं, इसी तरह की हम हिस्ट्री पढ़ाते भी हैं। मिसाल के तौर पे एक मैंने आर्टिकल लिखा था, मेरे अपने ही कोलीग उन्होंने कहा जी कि मुझे आपके इस आर्टिकल से इख्तिलाफ है। तो मैंने कहा सर आपको इख्तिलाफ हो सकता है, इख्तिलाफ राय आपका हक है, इसमें तो ऐसी कोई बात है। कहते हैं तो फिर आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। मैंने कहा सर बजाए इसके कि आप मुझे ये कहें कि मुझे ये नहीं लिखना चाहिए, आपको मेरे आर्टिकल के ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस उसका करके आपको अपना मोटिव देना चाहिए। आप उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करें। अगर नहीं होता तो आप मुझे दें, मैं उसको पब्लिश करवा देता हूँ। देन मैं आपके आर्टिकल को रिस्पॉन्ड करूँगा, उसके बाद आप मेरे को कीजिएगा, ये एक सिलसिला चलता रहेगा। एक हेल्थी डिबेट होगी, आपका आर्गुमेंट भी आएगा, मेरा भी आएगा। वो सिर्फ़ आप तक और मुझ तक नहीं रहेगा, बल्कि बहुत सी दुनिया को पता चलेगा कि इस तरह से जो एक डिबेट चल रही है, लोग उससे लर्न करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद बिल्कुल उन्होंने लिखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उन्होंने इवन मेरे कमेंट्स करना भी उन्होंने छोड़ दिया। कि यानी कि जो चीज़ उनको पसंद नहीं आई, तो वो कहते हैं कि ये लिखनी ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ भी इस तरह का है और ये चीज़ असल में स्टार्ट होती है पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि स्टेट ने पैट्रनाइज़ किया है, हमारे कुछ लोग थे, 3 मेरे ख़्याल में नाम उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एसएम इकराम साहब हैं, आईएच कुरैशी साहब हैं और केके अज़ीज़ साहब हैं। और उनको हम नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का वो एक ग्रुप कहते हैं कि उन्होंने जो स्टेट ने उनको डायरेक्शंस दी या डिक्टेट किया, उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग हिस्ट्री लिखी। और उसमें एक नाम ऐसा भी है कि जो ब्यूरोक्रेट थे, वो ट्रेन्ड हिस्टोरियन भी नहीं थे, उन्होंने भी हिस्ट्री लिख दी है। तो अब उस वो जो एक हिस्ट्री लिखी गई है, अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में या सालों में आके वही केके अज़ीज़ साहब अपनी एक किताब लिखते हैं, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री।
और उसमें कहते हैं कि हमने हिस्ट्री का कत्लेआम किया है। यानी कि वो कहते हैं कि जो कुछ हमने हिस्ट्री लिखी है या पढ़ाई है वो एक बड़ा ज़ुल्म किया है, और वो अपने गुनाहों का कम से कम किसी हद तक कफ़ारा करते हैं ये वाली किताब लिख के, बाकी दोनों साहिबान नहीं ऐसा करते। हमें कुछ जी ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर, यूके के अंदर, इंडिया के अंदर, इवन यूके वाले कौन-सा वो जो कॉलोनियलिज़्म की हिस्ट्री इस तरह से पढ़ाते होंगे, या इंडिया से हम इतने ट्रिलियन जो है वो लूट के ले गए हैं, वो भी नहीं पढ़ाते होंगे। लेकिन किसी न किसी हद तक उनको जो इंटरमीडिएट के बाद कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके फ्रीडम होती है या उनको होनी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ गलत, सही, पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों साइड्स वो उसकी जो है ना वो देखें। तो थोड़ा क्रिटिकल यानी कि हम चीज़ें खोल के अपने स्टूडेंट्स के सामने रख दें, देन स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दें कि वो डिसाइड करें कि गलत क्या है, ठीक है। हमें उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि उनकी ये ट्रेनिंग है। एक और एग्ज़ाम्पल जो मेरे ज़हन में अभी आ रही है, वो ये है कि हम अक्सर पढ़ाते हैं कि जो 1960s का दौर है अयूब खान का, दैट वाज़ गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। उसमें हमें ये नहीं बताया जाता कि उनके अपने जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि वेस्ट पाकिस्तान की मोर देन 70% वेल्थ है वो 22 फैमिलीज तक महदूद होके रह गई है। उसमें आप देखते हैं सराइकी की मूवमेंट उसी दौर में शुरू होती है, बंगाल की तेज हो जाती है, उसी में जीए सिंध मूवमेंट भी आपको बहुत तेजी से नजर आती है, ग्रेटर पख्तूनिस्तान वाली भी नजर आती है। उसी दौर में ये लिसानी और इस तरह की तहरीकें अयूब के दौर में पैदा होती तो हम उसको गोल्डन ईरा कहेंगे। अयूब के दौर में ही हमने पहली दफा आईएमएफ से लोन लिया था और आजकल हम आईएमएफ के शिकंजे के अंदर धंसे हुए हैं। यहाँ हिस्ट्री लिखी गई है उसमें यही बताया गया है कि वो मौसूफ बड़े अच्छे इंसान थे, उन्होंने पता नहीं पाकिस्तान पे कौन-सा एहसान किया। ये भी नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान में इलेक्शंस 1959 फरवरी में अनाउंस हुए थे कि फरवरी में इलेक्शन होंगे 1959 में। उससे 4-5 महीने पहले वो मार्शल लॉ लगवा लेते हैं, 20 दिन टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद खुद वो आके वो जो है ना वो सँभाल लेते हैं चार्ज। ये हमें किसी ने भी नहीं बताया। हमें ये जी सारा कुछ बताना चाहिए ताकि हमारी जनरेशन को पता हो कि हमने माज़ी में किया क्या है, वही खमियाज़े आज हम भुगत रहे हैं और उनको हमने दुरुस्त करके पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में लेके जाना है। क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करेंगे, क्रिटिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ाएँगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम किसी ठीक डायरेक्शन में चले जाएँ। जी, आपने के अजीज का जिक्र किया, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उसमें उन्होंने एक इंकशाफ किया कि इश्तियाक कुरैशी साहब की जो किताब है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, वो एक्चुअली मैंने लिखी थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये थी कि इंडिया के एक पब्लिशर ने जब उस किताब का प्रेफेस देखा तो उसने कहा इसका ऑथर तो इश्तियाक कुरैशी नहीं है, के अजीज है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये माना कि मैंने के अजीज से कहा कि भाई तुम इस मौजू पे जो है ना मटेरियल इकट्ठा करो। जब मटेरियल इकट्ठा हो गया तो उसको कहा इसकी एक ड्राफ्ट भी बना दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। तो ही एक्चुअली एंडेड अप राइटिंग द बुक। इश्तियाक कुरैशी जो थे वो के अजीज के वाले साहब के दोस्तों में से थे, तो उन्होंने उनको रिकमेंड किया कि तुम चले जाओ इश्तियाक कुरैशी साहब के पास। तो कुरैशी साहब ने फिर के अजीज से कहा कि मुझे अयूब खान ने कहा है कि पाकिस्तान के क़याम पे कोई अच्छी किताब नहीं है, तो आप ये इस तरह से कर दो। तो उन्होंने कहा कि वो फिर मैंने सारा कुछ इस तरह से किया, लेकिन आज मैं अगर ये किताब लिखूं तो मेरी लाइन ऑफ रीजनिंग डिफरेंट होगी। तो ही एक्चुअली एक्सेप्टेड दैट। और दूसरी जो चीजें हैं जो हमें नहीं पढ़ाई जाती या वन साइडेड तरीके से पढ़ाई जाती हैं, उसमें मसलन अल्लामा इकबाल ने लखनऊ पैक्ट को 1916 का जो है उसको एक पिटफॉल या गड़ा करार दिया जिसमें मुस्लिम क़यादत जा गिरी। अब ये चीज हमें नहीं पढ़ाई जाती, और उनके 1930 का जो मशहूर जो है उनका खुतबा है, जो तकरीर है इलाहाबाद वाली, उसमें उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे। और अयूब खान की आपने बात की, तो आप देखिए कि उनकी जो बायोग्राफी है, बल्कि ऑटोबायोग्राफी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, उसमें उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी का अहम तरीन वाकया जो कि 65 की वॉर थी उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम हिस्ट्री को कितना सीरियसली लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो है ना, वेस्ट में जो है, मैंने भी वेस्ट में कुछ तालीम हासिल की, वहां पे मुझे ये हुआ कि वहां क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे बड़ा जोर दिया जाता है। वहां मैंने
एक थीसिस लिखा कि इज इट पॉसिबल टू कवर वार ऑब्जेक्टिवली। तो उसमें मैंने फॉकलैंड की एग्जांपल दी, जिसमें अर्जेंटीना और बर्तानिया की जंग हुई थी, 1982 की बात है ये। तो उसमें बीबीसी ने बड़ी हद तक ऑब्जेक्टिवली रिपोर्टिंग की। तो मैंने कहा कि यस, इट इज पॉसिबल कि अगर आपका मुल्क भी जंग में मुलव्वस हो तो आप बड़ी हद तक ऑब्जेक्टिव तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ी नाराज हुई थी, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे, उन्होंने यहां तक कहा कि इट इज नो लॉन्गर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इट हैज बिकम गाल्टियरी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और गाल्टियरी उस वक्त मिलिट्री डिक्टेटर था अर्जेंटीना का। तो मेरा सुपरवाइजर जो था वो ही वाजंट वेरी हैप्पी विद इट, और मुझे बड़े ढीले से मुंह से कहने लगे कि अच्छा है तुमने बीबीसी की तारीफ की, लेकिन इससे बेहतर होता कि आप बीबीसी की कंस्ट्रेंट्स और कमजोरियां भी जाहिर करते। यानी वन साइडेड प्रेज या वन साइडेड डिनंसिएशन डज नॉट वर्क। आपको उसके पॉजिटिव पहलू भी लाने हैं, उसके नेगेटिव पहलू भी लाने, इसलिए कि नो ऑर्गेनाइजेशन इज परफेक्ट इंक्लूडिंग द बीबीसी। तो ये समझ के जब मुझे आ गई इसकी, तो फिर मैंने एक टोबैको इंडस्ट्री पे एक पेपर लिखा। फिर मैं एंटी टोबैको, प्रो टोबैको, और बहुत क्वालिफाइड होते हैं वो भी ये बेसिक चीजें नहीं पढ़ाते। तो क्या कि नजरिए की जरूरत है, ये नजरिए की वजह से वो पूरा पूरा सच हमें नहीं बताते, क्या है ये? उसमें उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जो आपने बात की है कि ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी ट्रेनिंग होती है वेस्ट से या वेस्ट से पढ़ के है। मैं मेरी जो ट्रेनिंग है या मैंने जो पीएचडी की है, मैंने की है शंघाई यूनिवर्सिटी से, चाइना से, लेकिन मेरी जो सुपरवाइज़र थी वो जर्मन थी। तो ज़ाहिर है उनसे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये हमें मुझे मुझे जो नज़र आई है या मुझे जो फ़ील हुई है कि लोग वेस्ट से पढ़ के तो आ जाते हैं, उनको लगता है कि हमने पढ़ लिया, लेकिन शायद उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि जो कुछ हमने पढ़ा है या सीखा है, इसको हमने आगे भी पास ऑन करना है, कुछ और लोगों के साथ शेयर करना है, अपने एक्सपीरियंसेस, अपना नॉलेज, या हमने कम से कम एक जो है ना वो क्लास या जनरेशन तैयार करनी है कि एटलीस्ट 100% मेरे जैसी ना भी हो या इतनी ट्रेंड ना भी हो, तो कुछ ना कुछ तो उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है एक लैक ऑफ पैशन आप कह सकते हैं कि लोगों में वो पैशन की कमी होती है शायद, इस वजह से वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर वो चीज़ें इनकलकेट नहीं करते या उनको ट्रेन नहीं कर पाते। दूसरा उसमें होता है वर्किंग एनवायरनमेंट, हमारे पास कुछ इतना वो कंड्यूसिव या सपोर्टिंग नहीं होता, बल्कि बड़ा टॉक्सिक किस्म का होता है। उसमें अगर तो आप थोड़ा-सा सख्ती करते हैं, कोशिश भी करते हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है बड़ा आजकल जो चला हुआ है, वो है ग्रेड्स का, कि ए ग्रेड लेना है, ए प्लस लेना है, सीजीपीए 4/4 है, और पता चलता है कि वो जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4 आउट ऑफ 4 सीजीपीए लिया हुआ है, उनके पल्ले कख भी नहीं है। और उस ग्रेडिंग में फिर होता क्या है कि उनको उसी की बेस पे स्कॉलरशिप भी मिल रहे हैं, उसी की बेस पे लैपटॉप भी मिल रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें उनको इसी की बेस पे मिलती हैं। और उसमें मज़े की चीज़ ये है कि वो ग्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हद तक करप्शन पाई जाती है। बच्चों के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो फ़ोन करते हैं, कॉल्स करते हैं, सिफ़ारिशें करवाते हैं वो ए ग्रेड लेने के लिए, ठीक है? बच्चे-बच्चियाँ खुद भी शामिल होते हैं, उसमें कई वो ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने होती हैं, क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी में लास्ट 12 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो कई ऐसी होती हैं जहाँ पे टीचर्स भी इवन गिफ्ट लेके भी दे देते हैं ग्रेड्स, कुछ और भी उनके अज़ाइम होते हैं, उनके लिए वो ए ग्रेड दे देते हैं। मतलब पर्पस ये नहीं होता कि मैंने पढ़ाना है या सिखाना है, मतलब वो एक स्ट्रक्चर इस तरह का बना होता है कि उसके अंदर अच्छा, फिर कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो कहता है नहीं मैंने रेज़िस्ट करना है, मैंने इस सिस्टम का इस तरह से हिस्सा नहीं बनना, मैंने जो सीखा है वो पढ़ाना है, ईमानदारी से मैंने सिखाना है। अच्छा, अब उसके साथ क्या किया जाता है, उसके उसके साथ कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो बेचारा अल्टीमेटली सरेंडर कर जाता है। उसको तंग किया जाता है, उसका टाइम टेबल ऐसा बनाया जाता है, उसको कोर्सेज़ ऐसे दिए जाते हैं, उसको क्लासेस ऐसी दी जाती हैं, फिर स्टूडेंट से उसके खिलाफ एप्लीकेशंस दिलवाई जाती हैं, या उसके एमफिल या पीएचडी के जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट किस्म की डॉक्यूमेंटेशन में उनके साथ प्रॉब्लम किया जाता है, रुकावटें पैदा की जाती हैं कि वो बंदा एंड पे कहता है यार मैं तो फँस ही गया। जो कुछ मैं सीख के आया था वो एक साइड पे निकल जाता है।
तो वो आप वो स्ट्रक्चर के अंदर, सिस्टम के अंदर आप वो इस तरह से फंस जाते हैं। और फिर तीसरी उसमें जो चीज़ है, वो ये नहीं है कि हमने रिसर्च करवानी है और रिसर्च वालों को कल को जॉब्स मिलनी। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरह से सिलेक्शन बोर्ड होते हैं और जो कुछ चल रहा होता है, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी से भी ढका छुपा होता है। एक बंदा अच्छा खासा क्वालिफ़ाइड होता है, इवन वेस्ट से या फॉरेन किसी कंट्री से पढ़ के आया होता है, दूसरे ने यहाँ किसी और से थीसिस लिखवाया होता है, 50-60 हज़ार, लाख, 2 लाख लेके दे के उसने लिखवाया होता है, तो जब जॉब आती है तो दोनों का वो पता चलता है कि यहाँ वाला जिसने पैसे दे के थीसिस लिखवाया उसको जॉब मिल गई है। ठीक है? तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब इंसान को डिसहार्ट करती हैं कि वो बेचारा सिखाने की बजाय वो अपने मसाइल के अंदर। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि टीचर्स को बेसिकली जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, कि उनके पास पैसा इतना हो कि वो अपनी फैमिली के लिए वो पैसा-पैसा ना करते फिरें। हमारी टीचर्स की जितनी सैलरीज़ हैं, उसमें हम रिसर्च पे फ़ोकस नहीं कर सकते। हमें पता होता है कि हमारी जो सैलरी है उससे 1 महीना नहीं गुज़रना, फिर हम और कुछ सोर्सेज़ ढूँढते हैं अर्निंग के, इनकम के, फिर हम उनके पीछे भागते हैं। जब उनके पीछे भागेंगे तो हमारी एनर्जी और हमारा जो टाइम है, वो दोनों इन्हीं चीज़ों पे वेस्ट होता जाएगा। उसमें हम रिसर्च ना खुद कर पाते हैं, ना हम किसी को सिखा पाते हैं। और लास्टली उसमें अब मैं ये कहूँगा कि जब यहाँ पे हमें मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले दिनों एक वो रिसर्च के अवार्ड्स मिले हैं कि किसने क्या किया है, पेपर छापे हैं। मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर सोशल साइंसेज़ फैकल्टी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें मैं इकलौता टीचर हूँ जिसने इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश किया है। मुझे किसी किस्म का कोई अवार्ड नहीं मिला है। यहाँ से टीचर्स बाकी मेरे जितने कोलीग्स हैं, किसी ने पैसे दे के, किसी ने सिफ़ारिश पे पेपर, किसी ने वैसे छपवा लिए हैं मेरिट पे। लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर या अच्छे जर्नल्स के अंदर वो नहीं छपे। क्वालिटी वाइज़ वो रिसर्च आप सोच ही नहीं सकते कि उसकी क्वालिटी क्या होगी। बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। सबको अवार्ड्स मिले हैं, सर्टिफ़िकेट्स भी मिले हैं, पैसे भी मिले हैं। तो जब आपने एक पेपर छापना इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में, उस 2 से 3 साल का प्रोसेस है। आपको बमुश्किल 2-3 साल में एक पेपर छापते हैं। यहाँ पे बंदा बैठा होता है, वो पैसे दे के रातों-रात वो 10 पेपर छपवा लेता है, तो अवार्ड 10 वाले को मिलेगा, जिसने एक क्वालिटी वाइज़ एक बेहतर पेपर छापा हुआ है, उसको अवार्ड नहीं मिलेगा। तो ये मल्टीपल रीज़न्स हैं जो शायद उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जी। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल दूं अगर, कि हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं हिस्ट्री की और मुतालिया पाकिस्तान की, उनमें बहुत जोर दिया जाता है कि 1937 में जो कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई थी, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज थे, यूपी और महाराष्ट्र और बिहार में, वहाँ पे जो है ना उन्होंने बहुत जुल्म किया मुसलमानों के खिलाफ। अनस्पीकेबल अट्रॉसिटीज वर कमिटेड, तो यानी नाकाबिले बयान मजालम ढाए गए। अच्छा, अब ये अलग बात कि इवन द वाइसराय हु वाज वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स द मुस्लिम लीग, ही डिड नॉट एग्री विद दिस प्रोपेगेंडा। लिन लिथको थे उस वक्त वाइसराय। तो और ये जो चीज है, एक मुस्लिम लीग के नुक्ता नजर को सपोर्ट करने वाले स्कॉलर हैं मोहम्मद रजा काजमी, उन्होंने एक्सेप्ट की है, उन्होंने बायोग्राफी लिखी है लियाकत अली खान की, उसमें ये चीज मौजूद है। लेकिन आज भी हमारी किताबों में ये है कि जी उन्होंने बहुत जुल्म ढाए थे, और उसका मकसद क्या है, एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स बच्चों में पैदा करना है, बजाय इसके कि एक बैलेंस तरीके से आप हिस्ट्री पढ़ाएं। तो यक तरफा बिल्कुल उसको पढ़ाते हैं, फिर ये भी नहीं बताते। और पिछले दिनों मैंने एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उनका इंटरव्यू किया, डॉक्टर रियाज अहमद, उनसे भी मैंने ये क्वेश्चंस किए। मुस्लिम लीग ने जो तहरीक चलाई, उसका मकसद क्या था कि जी मुसलमानों के साथ मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज में बड़ा जुल्म हुआ। उसकी वजह से उन्होंने कहा जी अब हमारा इकट्ठे गुजारा नहीं है, और उन मुसलमानों को जिन पे ये अलेजेड मुजालिम ढाए गए, उनको आपने मजीद वल्नरेबल कर दिया, बेयारो मददगार छोड़ दिया। और चौधरी खलीको जमान जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के टॉप के लीडर थे, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर बने, पहले सदर थे वो, उन्होंने लिखा 4 करोड़ मुसलमानों को वहां बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, और टू नेशन थ्योरी से मुसलमान, इंडिया के मुसलमानों को नुकसान हुआ, टू नेशन थ्योरी हार्मफुल साबित हुई। ये सारी बातें हैं, लेकिन हमारी किसी किताब में इनका जिक्र नहीं मिलता। उसके मुकाबले में आप देखिए कि फेमन जो आया 1947 का, 1943 का बंगाल में, उसका कहीं हमें जिक्र नहीं मिलता हमारी टेक्स्ट बुक्स में। उसमें 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग मारे गए थे, और उसका कोई हमारे यहाँ खास तवज्जो से उसका जिक्र नहीं होता।
वजह शायद ये थी कि उस वक्त वहां मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, तो वो चूंकि मुस्लिम लीग पे भी एक जिम्मेदारी आती है तो इसलिए उसका जिक्र नहीं किया जाता। अच्छा, इसी तरह नेहरू रिपोर्ट, उसको बहुत नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है हमारी टेक्स्ट बुक्स में। अब प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने जो एक डिटेल, सबसे डिटेल्ड किताब लिखी है जिन्ना साहब पे, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि द नेहरू रिपोर्ट वाज अ वेरी रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट। उसके खिलाफ जो है हमारी जो किताबें हैं सारी वो भरी पड़ी हैं कि जी उससे मुसलमानों के खिलाफ तासुब था, फलां था। और ये भी नहीं बताया जाता कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 30 मार्च 1929 को नेहरू रिपोर्ट के हक में एक रेजोल्यूशन पास किया। और ये मुझे कहां से पता चला, डॉक्टर अब्दुल रजाक शाहिद हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में, उन्होंने ये चीज अपने एक पेपर में एक्सेप्ट की। इसी तरह से प्रोफेसर रफीक अफजल ने थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसको डिफरेंट लफ्जों में उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन इस तरह का पास किया था। तो क्यों हम परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स बच्चों में पैदा करना चाहते हैं कि जैसे पूरी दुनिया जो है ना हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है और हम मजलूम हैं, बाकी सारी दुनिया जालिम है। अच्छा सर, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज जो है, लेट मी डील विद टू नेशन थ्योरी। हमें ज़ाहिर है पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, मुतालिया पाकिस्तान के अंदर यही चीजें हैं कि दो कौमी नजरिया था, दो कौमें थी, हिंदू अलग थे, मुस्लिम अलग थे। तो पढ़ गया कि 71 की पार्टीशन हो। अगर 47 की पार्टीशन दो कौमी नजरिया था तो 71 की पार्टीशन क्या थी? उसमें ऐसी क्या चीजें थी कि हमारे मुस्लिम भाई बंगाली जो पाकिस्तान बनाने में आगे आगे थे वो हमसे अलहदा हो गए। अब हमें सोचना पड़ेगा, हम हिस्टोरियंस हैं या स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल, और उसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्लाई करके वो फ्रेमवर्क बना के दोनों पार्टीशन उसके अंदर रखेंगे, एक ही फ्रेमवर्क के अंदर। और फिर हमें जाके समझ आएगी कि दो कौमी नजरिया कितना मजबूत था और कितना वीक था। छोटी सी मिसाल देता हूँ उसमें। 47 की पार्टीशन हम कहते हैं उर्दू हिंदी तनाज़ा की वजह से हुआ। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, लैंग्वेज एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 1948 में बंगाली उर्दू तनाज़ा भी स्टार्ट हो गया था। जाहिर है जी उसकी वजह से वो वजह भी बनी है। और वो बंगाली के जो राइट्स हैं, वो 21 फरवरी को हम मदर टंग डे बनाते हैं ना पाकिस्तान में। शायद चंद लोगों को पता होगा कि वो जो 21 फरवरी 1952 को उनको मारा गया था बंगालियों को ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर, और फिर जी वो उनका वो मीनार भी बना है। उसी 21 फरवरी को बांग्लादेश ने मूव किया था यूनाइटेड नेशंस में। वही 21 फरवरी को मदर टंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं। उसी बंगाली को हमने जो वो एक्सेप्ट करने से इनकार किया था और लोगों को मारा, और वही आज उसी को मदर टंग डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। एक है लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, वो आपको दोनों के अंदर कॉमन नजर आएगी, दोनों के अंदर। अच्छा, दूसरा हम अगर बात करते हैं कि कुछ राइट्स की बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक राइट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हिंदुओं को हम कहते हैं कि हिंदू हमें नहीं दे रहे थे, अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं बताया जाता या पढ़ाया जाता कि उस टाइम जो रूलर्स थे वो ब्रिटिश थे, हिंदू नहीं थे। ब्रिटिश चले या जाते तो बाद में हिंदुओं के हाथ में वो आती गवर्नमेंट, तो वो हमारे रूलर्स बनते। हमने आजादी जो ली है या फ्रीडम ली है वो हमने हिंदुओं से नहीं ली है। वी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश जहां से गए हम उनसे आजाद हुए हैं। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो यहीं पे आती है। अच्छा, बंगालियों की यही बात है, वो कहते हैं कि हमारे लैंग्वेज को राइट्स नहीं दिए, हमारे लैंग्वेज के राइट्स नहीं दिए गए, हमारे जो सोशल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल 1967-68 तक अगर आप देखते हैं तो कितने बंगाली जो थे वो सेक्रेटरी थे, ब्यूरोक्रेट्स। कितने जी बंगाली जो थे वो फौजी जर्नल थे। कितने बंगाली जो थे वो आपके फेडरल लेवल पे मिनिस्टर्स थे। ये चीजें सामने आती हैं। तो अगर हम एक साइड पे हमें लगता है कि शायद ब्रिटिश के जाने के बाद हिंदुओं में राइट्स नहीं देंगे, तो हम भी तो बंगालियों को नहीं दे रहे थे। तो वो फ्रेमवर्क एक ही है, एक फ्रेमवर्क के अंदर दोनों पार्टीशंस को रखेंगे तो आपको वो सारी बातें
सिमिलर नजर आएंगी। तो इसका मतलब है कि दो कौमी नजरिया जो है वो एक उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर है अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं या बात करते हैं तो आपको गद्दारी का टाइटल मिलेगा और आपके साथ पता नहीं क्या क्या होता जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो मेरा जाती ये ख्याल है कि हमारी इसी दो कौमी नजरिए से हम मूव करते हैं दूसरी चीज पे, कि हमारी जो जितनी भी हिस्ट्री लिखी जाती है, आइडियोलॉजी है या हमारा नेशनलिज्म है या पैट्रियटिज्म है, दैट इज हेट बेस्ड। हमने हिंदुओं से, हिंदुस्तान से नफरत करनी है तो हम एक अच्छे मुहिब्बे वतन लॉयल पाकिस्तानी हैं। अगर हम उनसे नफरत नहीं करेंगे तो हम एक अच्छे पाकिस्तानी नहीं हैं। हमें अच्छा पाकिस्तान बनाने के लिए सारी की सारी कांग्रेस को, सारी की सारी जो उनकी लीडरशिप थी उस टाइम की, उसको हमें बुरा भला कहना पड़ता है। हमें सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है, ये बुनियादी तौर पे जहर है जो लोगों के दिमागों के अंदर, ज़हनों के अंदर भरा जाता है। हालांकि हम नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे नेबर्स हैं। पार्टीशन होगी, लेट्स मूव ऑन। हम उनसे या अलहदा हो गए, वी शुड मूव ऑन। दैट्स हम राइट। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते पार्टीशन को, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम आगे कैसे चल सकते हैं। अगर हम वो नफरत का बीज बोएंगे, हम वो नफरत की बुनियाद पे अपने बच्चों को प्रमाण चढ़ाएंगे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के अंदर हम इस तरह की हिस्ट्री पढ़ाएंगे कि जिसमें नफरत ही नफरत है। और ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं होने देते, क्योंकि लोग जब आपस में मिलेंगे उनको समझ आएगी हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारी लैंग्वेज, हमारा खाना पीना, हमारी हिस्ट्री, सारी चीजें सेम है। हम तो एक दूसरे से सही। नफरत नहीं करते, हमारी रियासत करती है, वो हमें सिखाती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी ये चीजें, और जाहिर है इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत सी चीजें, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास की, इसमें मेरा ख्याल है कि अगर मुस्लिम लीग ने की है तो इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं होगी। अगर 1916 में लखनऊ पैक्ट को मान लिया जाता है तो नेहरू रिपोर्ट के हक में रेजोल्यूशन आना कोई अचंभे वाली बात तो नहीं हो सकती। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। इवन 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान के बाद भी तो कायदे आजम जो है वो पार्टीशन को वैसे ही सरेंडर कर जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो, ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कायदे आज़म ने खुद की हैं, जो हमारे सामने आती हैं। अगर हम उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करें तो हमें समझ आती है कि शायद शायद कहीं न कहीं वो भी इस चीज़ के हक में थे कि कहीं न कहीं समझौता हो जाए या समझौते की तरफ हम जाएँ। ठीक है? वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे या उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो पार्टीशन हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं पे आ जाती है कि हमने जब तक कांग्रेस को, हिंदुओं को, हिंदुस्तान को गंदा और ज़हरीला साबित नहीं करना, तब तक हमारी आइडियोलॉजी है उसको सुकून भी नहीं आएगा, वो परवान भी नहीं चढ़ेगी, और फिर ज़ाहिर है फिर हम अच्छे पाकिस्तानी भी नहीं बन सकते। अच्छा गोंदल साहब, आप एग्री करते हैं उन लोगों से जो ये कहते हैं कि हमारी हिस्टोरियोग्राफी का गाइडिंग प्रिंसिपल है कि मुस्लिम्स आर गुड गाइज, हिंदूज आर बैड गाइज? तो यही फलसफा नजर नहीं आता हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स जब लिखी जाती हैं तो? टेक्स्ट बुक्स के सर इसमें ये चीज़ है ना कि वो डिक्टेटेड होती हैं, उसमें डिक्टेशंस आती हैं कि आपने ये लिखना है, ये नहीं लिखना, आपने ये करना है, ये नहीं करना, आपने इसको अच्छा साबित करना है, इसको गंदा साबित करना है। तो वो डिक्टेटेड जो हिस्ट्री होती है ना, उसके अंदर फिर यही कुछ होता है। तो मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल भी मुतफिक नहीं हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त जिनके साथ मैं शंघाई में भी रहा, जिनके साथ मैं डबलिन में भी रहा, जिनके साथ मैं लंदन में भी रहा, वो हिंदू भी हैं, वो सिख भी हैं, वो इंडियन भी हैं, वो ब्रिटिश नेशनल भी हैं, वो यूएस नेशनल भी हैं, लेकिन उनके अंदर नफ़रत नहीं है। मेरे अंदर उनके लिए नफ़रत नहीं है, मैं उनको इंसान समझता हूँ, वो मुझे इंसान समझते हैं। उनका रिलिजन मुझसे डिफरेंट है, हमारी तकरीबन लैंग्वेज, कल्चर, ड्रेस, खाना-पीना, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम उनके साथ कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं। तो अगर तो हमारे यहाँ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे, हमारे यहाँ थोड़ा-सा वीज़े की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लोग आपस में मिले-जुलेंगे, तो ये वाली गुड गाय, बैड गाय वाली जो ये इनकी वो है ना एक प्लानिंग है या पॉलिसी है, ये नाकाम होती जाएगी। अगर आप आजकल देखते हैं तो सोशल मीडिया का दौर है,
बहुत से लोग सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट में हैं और उसमें स्टेट उनको रोक नहीं सकती। फिर आप डायस्पोरा में जाके देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि पाकिस्तानी, इंडियन एक जगह पे प्यार-मोहब्बत से वो रह भी रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ें एक टाइम था कि 100% स्टेट के कंट्रोल में थी। मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाएँगे, उसमें ये चीज़ें पढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, डायस्पोरा को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है, लोगों के कॉन्टैक्ट होते हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा देर के लिए ये वाली चीज़ें चलेंगी। गोंदल साहब, मेरे एक कोलीग थे लाहौर में, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में हमें काम कर रहे थे, तो वो रिसर्चर थे। तो उनसे मैंने पूछा एक दफ़ा, मैंने कहा जी ये बताइए कि पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत क्यों पाई जाती है? तो उन्होंने मुझे हैरान कर दिया ये कहकर, कहते हैं हिंदू जो है ना, अशोका के जमाने से मुसलमानों पर जुल्म करते आ रहे हैं। तो अच्छा, मैंने ये अशोका के ना, दौर में इस्लाम था। तो मैंने जो है ना ये फेसबुक पे लगा दिया उनका इरशाद। तो बड़े वो जो है ना मुस्कुरा कर कहने लगे, यार ये तुमने क्या किया कि फेसबुक पे लगा दिया? मैंने कहा जी आपकी बात ही इतनी वजनी थी, तो मैंने कहा सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। जब बांग्लादेश को एक्सेप्ट करने की, उसको रिकग्नाइज करने की बात हो रही थी मगरबी पाकिस्तान